हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। 20 मार्च 2024 को वार बुधवार है। सनातन धर्म में बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। रंग पंचांग के अनुसार 20 मार्च को रंग भरी या आमल की एकादशी भी मनाई जाएगी। रंग भरी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी के साथ शिव गौरी की भी पूजा अर्चना की जाती है। सोना चांदी हुआ सस्ता, जाने आज क्या है 10 ग्राम गोल्ड का रेट। सोने और चांदी के दाम में आज यानी 19 मार्च को गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार शाम की तुलना में आज यानी कि मंगलवार को सुबह सोना और चांदी सस्ते हुए हैं। आज क्या है सोने चांदी की कीमत, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज सुबह 995 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने के दाम घटकर 65,296 रुपये पहुँच गए। वहीं 916 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 652 रुपये का हो गया है। इसके अलावा 750 प्योरिटी वाले सोने के दाम 49,169 पर आ गए। वहीं 585 प्योरिटी वाला गोल्ड आज सस्ता होकर 38,352 रुपये पर आ गया। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी आज 73,616 रुपये की हो गई है। मौसम जलवायु स्थिति पर जारी होगी WMO की रिपोर्ट। WMO आज अपनी वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी कर रहा है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 2023 रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। इसी वजह से भूख बढ़ी और विकास धीमा हो गया। यह चेतावनी देता है कि कार्रवाई की लागत की तुलना में निष्क्रियता की लागत देशों के लिए अधिक होगी। इस रिपोर्ट पर शाम 6:30 बजे IST की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी की गई। पशुपति पारस का केंद्रीय मंत्री मंडल से इस्तीफा, भाजपा पर नाइंसाफी का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने CAA के खिलाफ याचिका, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। पशुपति पारस का केंद्रीय मंत्री मंडल से इस्तीफा, भाजपा पर नाइंसाफी का आरोप लगाया। मोदी सरकार की गारंटी का वही हश्र होगा जो इंडिया साइनिंग नारे का हुआ था। खरगे पंतजलि विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण से उसके समक्ष पेश होने की अपील की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र से इन सभी आवेदनों पर 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे की बातचीत में शामिल नहीं करके उनकी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के साथ नाइंसाफी कर रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे से पहले मंगलवार को दावा किया कि उन्होंने दक्षिणी भारत के इस राज्य की ओर बहुत कम ध्यान दिया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मंगलवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए करते हैं अब फटाफट खबरों की तरफ रुख। बीजेपी में अभी 200 पार करने का भी आत्मविश्वास नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी। MNS प्रमुख राज ठाकरे के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी एक तरफा नारे लगा रही थी कि 400 पार करेंगे, लेकिन अभी 200 पार करने का भी उसमें आत्मविश्वास नहीं है। खासकर महाराष्ट्र को लेकर उनमें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। वो जान गए हैं कि उन्होंने 2 पार्टी तोड़ी,
फिर जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर है, लेकिन आप जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे। उन्हें लगा ठाकरे सरनेम और पार्टी को लेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं है। बीजेपी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। राहुल गांधी ने हिंदू संस्कृति का किया अपमान। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कल हिंदू संस्कृति का अपमान किया है। हमें लगा कि उनको अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन एक दिन बाद भी बयान को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की गई। उनके मंडली ने प्रवक्ता में उनकी टिप्पणी के अर्थ ढूंढ रहे थे और इसे उचित ठहराने का प्रयास भी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह विभाजनकारी सोच, माओवादी सोच और हिंदू विरोधी सोच को लेकर चलती है। राहुल गांधी पूरी तरह से इन तत्वों के बहकावे में है। राहुल गांधी ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आप किसी अन्य आस्था के बारे में कर सकते हैं। आपकी हिम्मत है, क्या आपको करने दिया जाएगा? हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती, मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई
शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 6 अप्रैल तक बढ़ी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। जानकारी के लिए बता दें कि आज पूर्व उप मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के समक्ष पेश किया गया था। एक चीज़ बताता हूँ जी, ये तो सब सोशल वर्क और इन सब की बात हो गई। जब मैं नौकरी लगी पहली FM चैनल में तो ठीक ठाक तनख्वाह मिलती थी। तो पहली सैलरी से हम लोगों के अंदर चैरिटी थी कि यार कुछ करेंगे समाज के लिए। तो मैंने एक दिल्ली में गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए 2000 रुपये देने शुरू किए और वो हर महीने 2000 रुपये सैलरी में से देने शुरू किए। फिर मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ भी नौकरी करती थी तो उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन करा। फिर कुछ और दोस्त जुड़ते चले गए। हम 10 लोगों ने 10-12 साल की उस एक्सरसाइज के बाद कुल मिला के 10 बच्चों की ज़िंदगी में इंटरवेन किया जी। उनको में भी जब पैसे की जरूरत थी पैसा दिया, मेंटल सपोर्ट की जरूरत थी मेंटल सपोर्ट दिया। उन 10 बच्चों की एजुकेशन की 10 लोग 10-12 साल में मिलके 10 बच्चों की एजुकेशन पे काम कर पाए जी। आज खुशी इस बात की है कि राजनीति की ताकत है कि अगर इसका पॉजिटिव यूज हो, आज हम दिल्ली के 44 लाख बच्चों की जिंदगी में मदद कर पा रहे हैं। क्या बात है। बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, मैं अकेला नहीं हूँ, 10 से कहीं ज्यादा है। लेकिन पॉलिटिक्स का स्केल, गवर्नमेंट का स्केल इतना बड़ा है कि अगर आप ठीक इंटेंट से और ठीक नीयत से, मतलब ठीक एफर्ट से आके, समझदारी से आके काम करें तो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है। 44 लाख बच्चे कम नहीं होते। मेरे जैसा आदमी 10 साल लगा के एक बच्चे की जिंदगी मदद कर पाता है 2000 रुपये हर महीने देके। गुड, बुरा नहीं था, वो भी अच्छी बात थी और मैं एंकरेज करूंगा लोग ये करें। लेकिन पॉलिटिक्स को क्लीन भी करें। पॉलिटिक्स क्लीन नहीं होगी तो वहां से गंद फैलता रहेगा और हम 2-2 रुपए देके मदद करते रहेंगे। राइट। पॉलिटिक्स क्लीन होगी तो फिर किसी FM एंकर को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी एग्जीक्यूटिव को 2000 रुपए उधर नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम ठीक से कर रही होगी। प्रयागराज के एक मुठ्ठीगंज क्षेत्र में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत और आग लगने की घटना सामने आई। मौके पर फायर टेंडर और पुलिस मौजूद। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। बीजेपी का डर है और चिराग को NDA में तवज्जो। मोदी के हनुमान के जरिए बिहार में 25 का गेम सेट। चिराग पासवान से सीटों के बाबत JP नड्डा और अमित शाह से बात करते रहे। पशुपति पारस से मंगल पांडे और सम्राट चौधरी मिलते रहे। संकेत तभी से मिलने लगे थे। कोशिश तो दोनों के मनाने की थी, लेकिन पारस की जिद और चिराग के वोटरों पर पकड़ को देखकर भाजपा ने चाचा के बजाय भतीजे पर भरोसा किया। जानिए क्या है चिराग पर भाजपा के भरोसे की मूल वजह, वो भी हम आपको बताएंगे। बिहार में पशुपति पारस को किनारे कर भाजपा ने चिराग पासवान को अगर तरजीह दी है तो इसके पीछे भाजपा का अपना मंसूबा और डर है। हालांकि इसे लोक जपा नेता चिराग पासवान के लिए भी अपनी छवि दलितों के नेता के रूप में बनाने का यह अचूक अवसर है।
बिहार की 6 सुरक्षित सीटों में इस बार 3 सीटें लोकजपा को मिली हैं। सुरक्षित सीटें SSC ST जातियों की बहुलता के आधार पर तय की जाती हैं। यानी चिराग के 3 सुरक्षित सीटों पर कामयाबी पा ली तो वह यूपी में बसपा नेता मायावती की तरह दलितों के नेता के रूप में उभर सकते हैं। रामविलास पासवान से लेकर चिराग पासवान तक दलित नेता तो बने रहे, लेकिन स्वर्णों के साथ वे दलितों के नेता की छवि कभी नहीं बना पाए। यह पहला मौका चिराग को मिला है जब वे अपने दलितों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि बाकी पार्टियों के चुनाव के वक्त तैयारी करती हैं, जबकि भाजपा में साल भर चुनावी माथापच्ची जारी रहती है। खासकर 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इस पर शिद्दत से काम होता रहा है। यही वजह है कि चुनाव में बाकी दल सीट और उम्मीदवारों के उलझन में जब तक रहते हैं, भाजपा बूथ स्तर तक जो अपना चुनावी प्रबंधन पुख्ता कर चुकी होती है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को दरकिनार कर भाजपा ने उनके बेटे चिराग पासवान पर अगर दांव लगाया है तो इसके पीछे भी भाजपा की सोची समझी रणनीति है। वैसे दलितों पर दांव लगाने के लिए दलित नेता के रूप में जीतन राम मांझी भी थे, लेकिन भाजपा को उनकी औकात और चिराग की ताकत का अंदाजा है। चिराग पासवान के पास खासा अपना वोट बैंक है। चिराग पासवान 2014 से ही लगातार सांसद भी रहे हैं। कम उम्र के बावजूद उनमें राजनीतिक की बारीकियों की अच्छी समझ बताई जा रही है। यही है भाजपा को भी पता है। भाजपा को यह भी पता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोकजपा को जितने वोट मिले उसे गंवाना भारी भूल होगी। एनडीए से बगावत कर तब चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी लोकजपा को 23,83,739 वोट मिले थे। इन्हीं वोटों के कारण उन्होंने जेडीयू का खेल बिगाड़ दिया था। चिराग ने जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतार दिए। नतीजतन 43 के दहाई अंकों तक जेडीयू को सिमटना पड़ गया। चिराग ने इसका दावा तो कभी नहीं किया, लेकिन जेडीयू के नेता इस बात को बार बार रेखांकित करते रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी इस बेमौके इस बात का जिक्र किया। चिराग से नीतीश की खुन्नस का कारण भी यही रहा। चिराग की बगावत ने बिगाड़ा था एनडीए का खेल, ये भी हम आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान के बागी होने के कारण एनडीए और महागठबंधन के वोटों का अंतर 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव में महज 11,000 वोटों का ही था। भाजपा जानती है कि चिराग अगर साथ नहीं आए तो 2024 में जो नुकसान होना होगा वह तो होगा ही, उससे भी बड़ा नुकसान 2025 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार को जितनी सीटें मिली हैं उन पर 100% कामयाबी संदिग्ध है। इसलिए बार बार पाला बदलने से नीतीश पर अब वोटर भरोसा शायद ही करें। हाँ, साथ रहे तो थोड़ा ही सही सपोर्ट तो मिलेगा ही। यही वजह है कि भाजपा ने अपनी 17 सीटों में कोई कटौती नहीं की है और चिराग को भी 5 सीटें दे दी है। चाय की दुकान से जैकपॉट तक लॉटरी किंग सेटियांगो मार्टिन कौन है जिसने खरीदे 1300 करोड़ के चुनावी बॉन्ड। फ्यूचर गेमिंग ने भारतीय राजनीतिक दलों को 1368 करोड़ का भारी दान दिया है। इसका खुलासा चुनावी बॉन्ड पर चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के बाद हुआ। फ्यूचर गेमिंग के मालिक सेटियांगो मार्टिन हैं। उन्हें लॉटरी किंग भी कहा जाता है। 1980 के दशक में सेटियांगो लॉटरी व्यवसाय में उतरे थे। चुनाव आयोग ने हाल में 2018 में शुरू हुई चुनावी बॉन्ड स्कीम पर डेटा जारी किया। इसके जारी होते ही हड़कंप मच गया। इसमें पता चला कि कई समूहों ने देश के राजनीतिक दलों को बेशुमार धन दान दिया है। सूची में सबसे ऊपर फ्यूचर गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड थी। इसकी नींव सेटियांगो मार्टिन ने रखी थी।
यह एक लॉटरी कंपनी है। इसने 1368 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। मार्टिन को लॉटरी किंग कहा जाता है। लॉटरी के क्षेत्र में असर साथ मार्टिन ने राजनीतिक संबंध भी बनाए हुए हैं। आइए यहाँ मार्टिन के बारे में कुछ जानते हैं। कौन है सैंटियागो मार्टिन? सैंटियागो मार्टिन को चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला लॉटरी किंग भी कहा जाता है। सन 1961 में जन्मा मार्टिन अपनी युवावस्था का कुछ समय म्यांमार में दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम करते हुए बिताया। 1980 के दशक में जब लॉटरी टिकटों का क्रेज बढ़ा तो वह भारत लौट आए। टाटाबाद में एक चाय की दुकान में काम करते हुए वह कोयम्बटूर में बस गए। आखिरकार मार्टिन ने लॉटरी टिकट बेचने वाली दुकान लगाने का फैसला लिया। मार्टिन की पत्नी लीमा रोज के मुताबिक लॉटरी का व्यापार उनके लिए डबल बोनाजा था। अक्सर बिना बिके टिकटों का इनाम भी उनकी जेब में आ जाता था। कोयम्बटूर में लॉटरी की दुकानें खोली। 1987 में मार्टिन की उम्र 26 साल की थी। कोयम्बटूर में उन्होंने 5 लॉटरी की दुकानें खोली थी। उसी साल उनकी शादी हुई थी। अगले साल मार्टिन ने टिकट छापने का काम भी शुरू किया। कई ब्रांडों और ज़्यादा प्राइज के साथ अपना लॉटरी व्यवसाय भी शुरू किया। जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, मार्टिन चेन्नई, डेक्कन, मुदेर, शेखर चित्रा, अपने भाई रामदास जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों को टक्कर देने लगे। 1990 के दशक तक फ्यूचर ने खुद को तमिलनाडु में मार्केट लीडर के रूप में स्थापित कर लिया। मार्टिन की शानदार ग्रोथ में पहली अड़चन 2003 में आई। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता उन रिपोर्टों के आधार पर राज्य में लॉटरी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया कि यह गरीब परिवारों को कहर बरपा रहा है। इस फैसले में मार्टिन को कर्नाटक, केरल, पूर्वोत्तर और भूटान में विस्तार करने के लिए मजबूर किया। 2000 के दशक तक मार्टिन उद्योग और राजनीतिक हलकों दोनों में बड़ी शख्सियत बन चुके थे। कहा यह भी जाता है कि डीएमके के एम करुणानिधि से उनकी काफ़ी नज़दीकियां थी। इस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं कि जयललिता का लॉटरी पर प्रतिबंध लगाना इसी का नतीजा था। विवादों से जुड़ा रहा नाता। फ्यूचर गेमिंग के संस्थापक विवादों से कभी अछूते नहीं रहे। 2008 में आरोप लगे कि उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के केरल मुखपत्र देशाभिमानी को 2 करोड़ का दान दिया था। पूर्वोत्तर में शिकायतें आई कि उनके पेरोल पर कई अधिकारी हैं, यहाँ उनके कारोबारी हित जुड़े थे। 2010 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन पर 2008 से सिक्किम सरकार को धोखा देने और 910 करोड़ रुपए का गैर कानूनी लाभ कमाने का आरोप लगाया। मार्टिन तभी से केंद्रीय एजेंसी के रडार पर है। आयकर विभाग की जांच के भी दायरे में है। विवादों से जुड़ा रहा नाता। फ्यूचर गेमिंग के संस्थापक विवादों से कभी अछूते नहीं रहे। 2008 में आरोप लगे कि उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केरल मुखपत्र देशाभिमानी को। मार्टिन ने खुद राजनीति से दूरी बना रखी है, केवल रियल एस्टेट, शिक्षा और मीडिया में नए उद्यमों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि लॉटरी व्यवसाय जितनी सफलता उन्हें इन कारोबार में नहीं मिली। मार्टिन 2002-03 में भारत में सबसे अधिक इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे। उन्होंने और उनकी कंपनियों के समूह ने सामूहिक रूप से जुलाई 2017 से सितंबर 2023 तक जीएसटी के रूप में 23 करोड़ 199 लाख रुपए टैक्स का भुगतान किया था। नेहा राठौर, नुपुर शर्मा और रोहिणी आचार्य के लोकसभा चुनाव में दावेदारी की चर्चा। इन अटकलों की सच्चाई क्या है, आइए आपको बताते हैं। नेहा सिंह राठौर वीएस मनोज तिवारी, रोहिणी आचार्य वीएस राजीव प्रताप रूडी। क्या इस लोकसभा चुनाव में ऐसा समीकरण देखने को मिल सकता है? सियासी गलियारे में चर्चा तो कुछ ऐसी ही है। यह नहीं कि सोनिया गांधी
कि रायबरेली सीट से नुपुर शर्मा दावेदारी को लेकर अटकलें चल रही हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के ठीक बाद 3 युवा चेहरों को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। ये 3 नाम हैं नेहा राठौर, नुपुर शर्मा और रोहिणी आचार्य। इन तीनों के आगामी चुनाव में दावेदारी की अटकलें लग रही हैं। कहा यही जा रहा है कि ये तीनों इस लोकसभा चुनाव में डेब्यू कर सकती हैं। अब सवाल ये है कि नेहा राठौर, नुपुर शर्मा और रोहिणी आचार्य की सीट कौन सी हो सकती है? ये कहाँ से चुनावी रण में उतरेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इनका मुकाबला किससे हो सकता है? चलिए बताते हैं आपको आगे। नेहा सिंह राठौर उर्फ मनोज तिवारी। सबसे पहले बात हम सिंगर नेहा राठौर की करते हैं, जिन्हें लेकर चल रही चर्चाओं पर गौर करें तो वो कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी से होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि जब नेहा राठौर ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस टिकट देती है तो मैं इस पर जरूर विचार करूंगी। नेहा पिछले दिनों मुंबई में कांग्रेस के एक प्रशिक्षण शिविर में पहुंची थी। इसी दौरान उनसे जब मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने झट से कहा कि मैं जरूर विचार करूंगी। इसी के बाद से चर्चा शुरू हुई कि नेहा सिंह राठौर पॉलिटिकल डेब्यू कर सकते हैं। रोहिणी की दावेदारी के लिए आरजेडी में उठी मांग। रोहिणी आचार्य वैसे भी सोशल मीडिया साइट पर ट्विटर के जरिए बिहार के सियासी हालात को लेकर अपनी बातें सबके सामने रखती रही है। चाहे बिहार की एनडीए सरकार पर अटैक करना हो या फिर पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी के किसी फैसले का सपोर्ट करना हो, वो ट्वीट के जरिए अपना स्टैंड रखती रही हैं। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वही बेटी है जिन्होंने आरजेडी चीफ को किडनी डोनेट की है। खुद लालू प्रसाद यादव भी अपनी बेटी का यह एहसान मानते हैं कि राजद सुप्रीमो ने कई बार मंच पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य की तारीफ की है। उन्होंने रोहिणी आचार्य का नाम लेकर उन्हें जीवन दान देने की बात भी बताई। अब ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी के टिकट पर रोहिणी आचार्य को छपरा से बीजेपी के दिग्गज राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतारा जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रोहिणी बीते कुछ समय से सारण में काफ़ी सक्रिय नजर आई है। वो लगातार यहाँ पर कुछ खास लोगों से मुलाकात करने पहुँचती रही है। हालांकि अभी आरजेडी के नेतृत्व में रोहिणी आचार्य के चुनावी रण में उतरने को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेगी नुपुर शर्मा। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अब बात नुपुर शर्मा की जा रही है, जिन्हें लेकर काफ़ी चर्चा है कि वो रायबरेली से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर ये चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली से चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी इस संबंध में नुपुर शर्मा या फिर बीजेपी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। नुपुर शर्मा बीजेपी की दिग्गज नेताओं में रही है। हालांकि उन्होंने कथित तौर पर जून 2022 में पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक टीवी डिबेट में विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ देश भर में जमकर प्रदर्शन हुआ था। कई मुस्लिम देशों के संगठनों की ओर से भारत के सामने नुपुर के बयान पर आपत्ति जताई गई थी। इसी के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया था। रोहिणी आचार्य विस राजीव प्रताप रूडी। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के मुखिया लालू यादव की दूसरी बेटी
रोहिणी आचार्य के भी इस लोकसभा चुनाव में डेब्यू करने की खबर पूरी तरह से फैल रही है। कहा तो यही जा रहा है कि वो इस बार आरजेडी के टिकट पर छपरा से संसदीय सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के साथ हो सकता है। ऐसी चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि आरजेडी एमएलए श्री सुनील सिंह ने हाल ही में रोहिणी की फोटो को पोस्ट करके उनके पॉलिटिकल एंट्री की ओर कम से कम इशारा तो कर ही दिया था। यही नहीं कि कुछ दिन पहले भी रोहिणी आचार्य को पटना में हुई महागठबंधन की जन विश्वास महारैली के दौरान मंच से इंट्रोड्यूस भी करवाया गया था। लालू परिवार के साथ वो भी मंच पर नजर आई थी। तभी से उनके पॉलिटिकल डेब्यू की बात सियासी गलियारे में उठने लगी थी। हरियाणा में नायब सरकार का मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरे हुए शामिल, नहीं पहुंचे अनिल विज। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी का दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार को पूरा हो गया। राजभवन में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने 1 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सबसे अहम बात यह रही कि दूसरे विस्तार में एक भी निर्दलीय विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, जबकि भाजपा ने जजपा से गठबंधन तोड़कर 6 निर्दलीयों को और 1 हलोपा विधायक गोपाल कांडा के समर्थन से सरकार बनाई है। अब हरियाणा मंत्रिमंडल में 13 मंत्री हो गए हैं। इसमें कैबिनेट में कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर कमल गुप्ता शामिल हैं, जबकि राज्य मंत्रियों में सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा, असीम गोयल, डॉक्टर अभय सिंह यादव, सुभाष सुधा, विशंबर वाल्मीकि और संजय सिंह शामिल हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में सीएम नायब सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मंथन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की मंजूरी मिली थी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज शपथ समारोह में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझे शपथ ग्रहण की कोई जानकारी नहीं है। चर्चा थी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला कैंट के दौरे के दौरान अनिल विज से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सीएम सैनी विज से बिना मुलाकात किए ही वापस लौट गए। इससे पहले 12 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा, डॉक्टर बनवारी लाल के अलावा निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद की शपथ ली थी। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार, इन विधायकों को मिली मंत्री की कुर्सी। आइए आपको बताते हैं इन मंत्रियों के बारे में। हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली थी, वहीं 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा और कैबिनेट मंत्री के बारे में आपको बता दें कि कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल। राज्य मंत्री स्वतंत्र जो प्रभार था वो सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा, असीम गोयल, अभय यादव, सुभाष सुधा, कमल गुप्ता, विशंबर वाल्मीकि, संजय सिंह। और आज मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। कमल गुप्ता हिसार से विधायक हैं। कमल गुप्ता इससे पहले भी मंत्री पद पर थे। कमल गुप्ता ने संस्कृत में मंत्री पद की शपथ ली। सीमा त्रिखा ने मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि भड़खल विधानसभा से विधायक है सीमा त्रिखा। पार्टी में कई पदों पर रही हैं
आसीन। महिपाल ढांडा ने मंत्री पद की शपथ ली। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। इन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर शपथ ली है। असीम गोयल स्वतंत्र प्रभार के पद पर शपथ ली। असीम गोयल अंबाला शहर विधानसभा सीट से विधायक हैं। गोयल लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। अभय सिंह यादव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर शपथ ली। नांगल चौधरी से विधायक हैं। अभय सिंह यादव 2 बार से विधायक हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव। सुभाष सुधा स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। सुभाष सुधा कुरुक्षेत्र जिले की थानेश्वर विधानसभा सीट से विधायक है। विशंबर वाल्मीकि स्वतंत्र प्रभार पद पर शपथ ली। भवानीखेड़ा रिजर्व सीट से विधायक हैं। संजय सिंह स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। संजय सिंह गुरुग्राम जिले की सोहना विधानसभा सीट से विधायक हैं। हरियाणा की 2 बेटियां करेंगी बड़ा काम, इटली में फहराएंगी तिरंगा। जाने पूरी खबर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता जीवन ज्योत कौर और राष्ट्रीय रजत पदक विजेता जसमीत कौर एक बार फिर विदेश में देश का परचम लहराने जा रहे हैं। वाको इटली के सहयोग से इटली में होने वाले किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में फरीदाबाद की इन दोनों बहनों की जोड़ी भारत देश का नेतृत्व करेंगी। यह टूर्नामेंट आगामी 20 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा, जिसमें 316 टीमें भाग लेंगी। दोनों बहनों की सफलता के पीछे उनकी माताजी इंद्रजीत कौर की कड़ी मेहनत और कोच संतोष के अग्रवाल का बड़ा योगदान रहा है। जीवन यात्रा की बात करें तो इनकी माताजी इंद्रजीत कौर ने हमेशा अपनी बेटियों का साथ दिया है। पिता से अलगाव के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटियों की अच्छी शिक्षा संस्कारों के साथ साथ खेल क्षेत्र में भी आगे बढ़ने में उनका साथ दिया। दोनों बहनों की जोड़ी ने किक बॉक्सिंग के खेल में देश में ही नहीं विदेश में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से कानून की पढ़ाई कर रही जीवन ज्योत कौर पहले भी अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत का परचम लहरा चुकी हैं। उनके साथ उनकी छोटी बहन जसमीत कौर भी डीपीएस फरीदाबाद में पढ़ाई करती हैं और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह निश्चित रूप से गर्व की बात है कि फरीदाबाद की बेटियां इटली में आयोजित होने वाले किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपना प्रतिनिधित्व करेंगी। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हरियाणा में झुग्गियों में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर जुटी। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी शहर के कोनशीवास रोड स्थित कबाड़ का काम करने वालों की झुग्गियों में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। इस घटना की सूचना पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। झुग्गियों में रहने वालों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और मौके पर आग पर काबू पाने की कार्रवाई की जा रही थी। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग झुग्गियों में रहते हैं जो कबाड़ का काम करते हैं और उन्हें आनन फानन में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ लगभग 20 से 30 लोग झोपड़ियों में रहते हैं और आग लगने से झुग्गियां और रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और इस घटना में कोई जनहानि की खबर भी सामने नहीं आई है। दमकल कर्मियों के मेहनत से आग को बुझाने का प्रयास जारी था, जबकि पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद है। इस घटना के बाद अब इसकी जांच भी की जा रही है ताकि इसकी
वजह स्पष्ट हो सके और ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय ढूंढे जा सकें। रेवाड़ी में यह भीषण आग की घटना लोगों के बीच चिंता का और अफरी तफरी का कारण बनी है। सरकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों को इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि जहां भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वहां की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी दी जा सके। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, अब सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी सरकारी खरीद। किसान भाइयों, हरियाणा के चरखी दादरी मंडी में सरकार द्वारा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ